यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जीएस पेपर 2 यूनिट 2 हमारी अच्छे से चल रही है, उसमें हम लोग 12वां सेशन आज हम लोग का है। आज हम लोग बात करेंगे स्थानीय शासन के बारे में। यहाँ से लगभग 2 सेशन और उम्मीद है कि हमारा जो यूनिट 2 है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो स्थानीय शासन है उसमें शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण कैसे किया जाता है और उनके प्रति चुनौतियाँ क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमेशा जो बात करता हूँ कि हमें ये जानना है कि लड़ाई किस टाइप से है और किस टाइप के क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है। आज कुछ बातें जान के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि यार क्या ऐसा भी हो रहा है यूपीएससी में कि लगातार किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। तो वो ऐसा ही टॉपिक है जिसका नाम है स्थानीय सरकार या स्थानीय स्तर की जो भी नगर पालिकाएँ हैं या जो भी स्थानीय शासन है उस पर लगातार क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है। मैं 2015 से दिखाऊंगा आपको। चलिए 2015 की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन आया था, पढ़िए। लिखा है सुशिक्षित और व्यवस्थित, क्या लिखा है, सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रही हैं, न कि शासन की प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। 2015 का क्वेश्चन है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि लेवल क्या है क्वेश्चन का। सीधी सी बात है, यही पूछ रहा है कि जो नगर पंचायत है या जो समितियां हैं या सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गई हैं, इनका शासन में कोई प्रभावी जो कार्य है वो उतना रह नहीं गया है। तो आपको इस बारे में बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी समालोचनात्मक बात करें तो आपको दो कारण लेके चल रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे हाँ ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं हमें ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा है या कहीं ना कहीं जो हमारे सबसे निम्न स्तर पे जो शासन है उस शासन को क्या करना है, एक व्यवस्थित रूप से चलाने में बहुत बड़ी भागीदारी दे रहे हैं। तो इस पे हमें ऐसे ही मतलब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव होके एक संतुलित उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। इसी को कहा जाता है समालोचनात्मक। ठीक है। 2015 में क्या खूबसूरत सवाल यूपीएससी ने पूछा था। अब अगली बात करते हैं 2016। फिर से क्वेश्चन आया, क्या कहता है, विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन भागीदारी, जो जन भागीदारी है मतलब जन सहभागिता अन्योश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। 2016 में आया, मतलब क्या है। जैसे देखो बहुत सारे विभिन्न स्तर हैं, हमें पता है कि जो तीसरा स्तर है वो क्या है, स्थानीय शासन है। उन सरकारी तंत्रों में प्रभाविता शासकीय तंत्र की जो जन सहभागिता है उसको बताइए, इंटरडिपेंडेंस बताइए। ध्यान रखिएगा जन सहभागिता है वो सबसे ज़्यादा जो स्थानीय स्तर की व्यवस्था होती है उसमें है। तो अब आप खुद सोचिए ना, ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से जोड़ रहा है। आप वो केंद्र राज्य और अंत में इनसे जोड़ते हुए चलता है और आपको बताना है कि यहाँ भी यह सीधी सी बात है, जो सरकारी तंत्र है उसकी प्रभाविता कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है और बहुत डिटेल में आपको बताना था। तो 2016 12.5 नंबर का क्वेश्चन था, 200 शब्दों में आपको लिखना था, है ना। अच्छा सवाल। चलिए अब बात करते हैं 2017। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, जीएस पेपर 2 का। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्थानीय सरकार पे इतना क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि आपकी सबसे पहली पोस्टिंग यही होगी। आप एक ज़िले में ही काम करेंगे, आप नगर पालिका के एक अध्यक्ष के रूप में ही काम करते हैं, क्योंकि सभी पैसा आपके अकाउंट में आता है। और नगर पालिकाएं जो होती हैं वहाँ पे जो पार्षद होते हैं या जो सभासद होते हैं उनके द्वारा जो मीटिंग होती है वहाँ जब जो वो लोग पास करते हैं, क्या भाई सीधी सी बात है ना, वहाँ पे भी तो एक तरह की जैसे संसद है हमारी, वैसे वहाँ भी एक छोटी सी संसद बैठती है। वहाँ पे भी क्या होता है, नियम कानून होते हैं, उन सब से जरिए एक प्रस्ताव पारित होता है, उसके जरिए पैसा रिलीज़ होता है। तो वो पैसा कहाँ से आता है, डीएम के पास होता है, वही वो पास करता है। अब आप खुद सोचिए, ये प्रणाली है और इसीलिए यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पे करता है। तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे अगली बार कभी भी क्वेश्चन आए स्थानीय शासन पे हम कर पाएँ। देखिए 2017 का क्वेश्चन क्या था, भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन की प्रभावी शासन साबित नहीं हुई है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो स्थानीय शासन पद्धति है वो अभी तक प्रभावी साबित नहीं हुई है।
इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति के सुधार के लिए अपने विचार को प्रस्तुत कीजिए। कहीं ना कहीं 2015 का क्वेश्चन रिपीट नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल रिपीट लग रहा है, बस लैंग्वेज अलग है। क्या है? लैंग्वेज अलग है। अब आपको सोचिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर से बार बार कहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत पागलपन की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू योर सिलेबस, जस्ट डिफाइन यूपीएससी। आपको अपने आप बता देगी यूपीएससी क्या करना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगली बात करते हैं। भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्व का आकलन कीजिए। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा किन स्रोतों पर खोज कर सकती हैं? 2018 का क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे ये बताइए कि भैया जो हैं ये अभी तक प्रभावी शासन नहीं ला पाई हैं, समालोचनात्मक बताइए, सुधार कैसे किया। अगली बार ये बताया भैया कहाँ से लाएं? सीधी सी बात है, उनके पास किसकी कमी है? वित्तीय की। अब वित्त की जब इतनी कमी है तो क्या करें? वो अनुदान कहाँ से लाएं भाई? सीधी सी बात है, जो उनको राज्य सरकारें अनुदान दे रही हैं वो, और उनका स्रोत क्या हो सकता है? सीधी सी बात है ना, यही पे क्वेश्चन पूछा। अब ये अगला स्टेप है कि नहीं ये बताइए। सीधी सी बात है, 15 और 17 में अगर वही क्वेश्चन पूछा गया है तो 18 में सीधी सी बात है लाजमी है कि एक स्टेप आगे बढ़ेगी यूपीएससी। तो कहाँ यूपीएससी ने गलत किया है? चलिए अब आगे बात करते हैं 2019 की। लगातार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ये देखते हैं 2019। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत में राजनीतिक प्रक्रम में जो तंत्रात्मक है ना, पित्त तंत्रात्मक जो अभिलक्षण है, कहीं ना कहीं वो सीमित हुआ है। ये इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी से जोड़ रहा है कि भैया जो स्थानीय शासन है उससे जो हमारी जो राजनीतिक प्रक्रम है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी हुई है। क्योंकि आपको पता है 33% सीटें रिजर्व हैं स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए। तो जो एक पितृसत्तात्मक जो सोच है भारतीय समाज की, कहीं ना कहीं उसको गहरा प्रभाव पड़ा है, कहीं ना कहीं वो सीमित हुआ है। इससे आपको बताना है, तो आप बताएंगे बिल्कुल, क्योंकि हम महिलाएं लगातार आ रही हैं, पार्षद बन रही हैं, सभासद बन रही हैं, यहाँ तक कि जिला की अध्यक्ष भी बन रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं? सीधे से आते हैं महिला सशक्तिकरण लेके आ रही हैं। बस आपको यही लिखना था, अच्छे से आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर से कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से स्थानीय शासन को पढ़ना पड़ेगा। सोसाइटी के साथ लिंक कब करके पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोसाइटी से भैया यही जुड़े हैं, कौन? स्थानीय शासन। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आइए अगली बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कब की क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2022 का। क्या कह रहा है? आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? 2022 का ही सवाल है, अभी भी जो एग्जाम हुआ। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक मुझे लगता है ये सही पूछा है आपने यूपीएससी ने, कि भैया जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है जमीनी स्तर पर जो शासन है, मतलब जो स्थानीय शासन है, उसमें किस सीमा तक उसने परिवर्तित किया है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन और इसके साथ ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है ये बहुत गहरा जुड़ाव रखता है। आप बताएंगे कि कहीं कहीं हमें दिखता है कि जो शासन प्रणाली है वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं दिखता है कि शासन प्रणाली के अंतर्गत जो भी प्रभावशीलता है उसकी वो उतनी स्पष्ट नहीं हो रही है। कहीं कहीं देखा जाता है कि राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन आप बताएंगे यह जो विकेंद्रीकरण है ये बहुत बेहतर है, ये कहीं ना कहीं जन भागीदारी को ला रहा है और जो स्थानीय शासन है उसको मजबूती दे रहा है। ठीक है, देखा जाए टॉपिक एक ही रहता है, यूपीएससी बार बार उसको घुमा के पूछती है और घुमा के ही उत्तर लिखने में आपका महारत हासिल होता है। इसीलिए कहा जाता है आंसर राइटिंग जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा एनालिटिकल पावर आपकी मजबूत होगी और उतना बेहतर करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रोज डेली 10-20 आंसर राइटिंग कर रहे हो, नहीं, इतना नहीं करना है। 4-5 क्वेश्चन रोज लिखते रहिए, ठीक है। चलिए अब बताइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं भैया? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। और मैंने 6 क्वेश्चन दिखाए है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे 2015 से लगातार क्वेश्चन आया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देश में भी मिलेगा, मान के चलो मिलेगा। अब इन क्वेश्चन से क्या मिला है ना, इन क्वेश्चन को हमने जो पढ़ा अभी 10 मिनट हमने दिए, उस पर क्या मिला? हमें ये मिला कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली किस तरफ हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको लेते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने सिलेबस को डिसाइड किया है। पहला कि जो स्थानीय शासन है यार वो है क्या, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि भैया नहीं ऐसा नहीं है।
ठीक। अगला, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, उसकी स्वायत्ता कैसे है। वो जो स्वायत्ता मांग रहे हैं उनको आज़ादी चाहिए ना, भैया आज़ादी कैसे चाहिए, सीधी सी बात है। उनको किन स्रोतों को खोज कर सकती थी, क्या है, स्वायत्ता नहीं है कि अगर मैं अपने ही वित्तीय स्रोत खोज लूँ तो मुझे दूसरे के ऊपर कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्वायत्ता नहीं हुआ, सीधी सी बात है। हुआ, आज़ादी हुई कि नहीं, हाँ हुई। अब आगे, राज्य सरकारें और स्थानीय इकाइयों के बीच क्या अंतर संबंध है। देखिए लगातार विकेंद्रीकरण की बात यूपीएससी कर रहा है, लगातार यूपीएससी ये कह रहा है कि जो सरकारी तंत्र है उसमें जन भागीदारी कितना है और जो विभिन्न स्तर हैं सरकार के उसमें क्या संबंध है। देख रहे हैं 2016 में भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया, तो ये पढ़ना जरूरी है। आगे विश्लेषण करेंगे, वही विश्लेषण करना है कौन सा, जो मैंने बताया, कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्था तो नहीं बन के रह गई है, और क्यों ऐसा है कि शासन में प्रभावी उपकरण सिद्ध नहीं हो पा रहा है, यही विश्लेषण करता है। और बेहतर बनाने के सुझाव, हर बार यूपीएससी पूछेगा, नेक्स्ट टाइम देखना फिर यही क्वेश्चन आएगा और आपसे यही पूछेगा, बेहतर बनाने के सुझाव दीजिए। और पहले से तैयारी नहीं रहेगी तो वहीं अनसंट इधर उधर कर लेके आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट में एक चीज़ और, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन किया गया, किसको लेके, सीधी सी बात है यहीं से जुड़ा है, हमारा स्थानीय शासन यहीं से लाया गया ना, तो इसको भी पढ़ लेंगे और इसकी विशेषता और इसकी कमियां जान लेंगे कि भैया ठीक है इसकी विशेषता तो अच्छी है लेकिन कमियां भी हैं, उसको भी देख लेंगे। तो क्या पता अगली बार यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो इसको भी बताने लायक हम लोग रहें, क्योंकि उसने कई टॉपिक पूछ चुका है ना, तो वो अब कोशिश यही करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, बोलिए ना, सीधी सी बात है। चलिए, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि स्थानीय शासन है क्या और उसकी आवश्यकता और उसका महत्व क्या होता है। ठीक, तो देखिए स्थानीय शासन, सबसे पहले तात्पर्य क्या होता है। देखो, स्थानीय स्तर पर ही उन संस्थाओं से है, मतलब स्थानीय शासन का जो तात्पर्य है, स्थानीय स्तर पर उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती है। आप देखिए पार्षद के चुनाव होते हैं, सभासदी के चुनाव होते हैं, ये सब क्या है, जनता द्वारा तो ही तो आपके द्वारा ही तो चुनी जाती हैं, तथा उन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब जो आपकी घर की समस्या है, जैसे घर में कूड़े की समस्या है, पानी की समस्या है ना, तो ये जो समस्या है ये कौन देखेगा, वही स्थानीय सरकार। ठीक, तो यह आपकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति के अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब मान लीजिए आपके घर के बाहर कूड़ा है या किसी जानवर की डेथ हो गई मान लेते हैं, ठीक है भाई, हो सकता है कि कोई कुत्ता जा रहा था या कोई बिल्ली है, किसी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो आप किसको फ़ोन करेंगे, कौन आपकी मदद के लिए आएगा, वो स्थानीय सरकार के लोग ही मदद करने आएंगे। आप फ़ोन करेंगे तो वो आएंगे, ठीक, ऐसा होता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये संप्रभु नहीं है, संप्रभु मतलब इनको आज़ादी नहीं है। क्यों, क्योंकि सबको पता है ये राज्य सरकार के अंदर में काम करते हैं, राज्य सरकार जो कहेगी वही करना पड़ता है इनको। कभी कभी तो राज्य सरकार इनको पूरा निरस्त ही कर देती है, ठीक है, तथा विधायिका द्वारा बनाई गई विधि की सीमा के अंतर्गत कार्य करती है। अब राज्य सरकारें जो नियम इनके लिए बना दी उसी नियम के अंतर्गत ये काम करेंगी, इसीलिए संप्रभु नहीं है, मतलब आज़ाद नहीं है। आगे, विशेष क्षेत्र तक सीमित होते हैं क्योंकि हर वार्ड की जगह अलग अलग होती है, उसी वार्ड में एक व्यक्ति चुन के जाया जाता है और वही क्या करता है, पूरे जिले में चुना जाता है। जैसे नगर या पंचायत की बात हम लोग जानते हैं, ग्राम प्रधान, है ना। चलिए, तथा उस क्षेत्र के निवासियों के लिए कार्य करना प्रमुख लक्ष्य होता है। ठीक, अब जैसे जो कोई ग्राम प्रधान चुना गया गांव में या शहर में, सभासद चुना गया, तो वो क्या करेगा, जो उसका सीमित क्षेत्र है उसी में काम करेगा और उन्हीं के निवासियों के लिए उसका कार्य प्रमुख लक्ष्य होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उस गांव में है कि नहीं बिजली, उस गांव में सड़क है कि नहीं, उस गांव में पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यही सब तो वो देखेगा, सीधी सी बात है। चलिए, तो मुझे नहीं लगता स्थानीय शासन पे यूपीएससी अगर आएगा तो आप आराम से यही लिख दीजिएगा, ये आपका इंट्रो में हो जाएगा। चलिए ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ना ये पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी स्थानीय शासन पे पॉइंट है आप बहुत अच्छे से और अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं। थोड़ा सा पुट आपका जो शामिल होगा वो संविधान से रिलेटेड हो जाएगा, कुछ अनुच्छेद आप डाल पाएंगे तो बहुत अच्छा उत्तर आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए संयम बना के बस मेहनत करते जाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका जो आवश्यकता और इसका महत्व क्या है, किसका, स्थानीय शासन का। देखिए, अगर महत्व और आवश्यकता की बात करें तो सबसे पहला आता है कि जो स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकता है उससे संबंधित जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए इनका होना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि याद रखिए ये जो अवधारणा लाई गई है ना, ये गांधी जी की देन है, क्योंकि गांधी जी हमेशा ये मानते थे कि जो सबसे नीचे तबके की सरकार है ना, जैसे आपकी नगर पालिका, आपकी नगर पंचायत, ठीक है, इनको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मजबूत होंगी, क्योंकि इनमें जन भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ से जो कार्य होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके मोहल्ले की बात है तो आप सोचेंगे कि यार सबसे अच्छा हो, है ना, इस वजह से। याद रखिए पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पे जो केंद्रीय सरकार है उससे ज़्यादा ताकत वहाँ की पंचायतों को दिया गया है। अगर वहाँ की पंचायतें कोई रेजोल्यूशन पास कर देती हैं तो केंद्र भी उसको काट नहीं सकती है। केंद्र को चुनिंदा पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सेंट्रल का बजट पास करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखना, ठीक है, डिफेंस को देखना, ये सब। लेकिन जो ज़मीनी स्तर के कार्य हैं वो पंचायतों को दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा विकास ज़मीनी स्तर पे देखने को मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी ताकतें हैं वो केंद्र और राज्य सरकारों के पास है, और वो क्या करते हैं जानते ही हैं आप, क्या हो रहा है आपके देश में। अगर वही पूरी ताकत नगर पंचायत को दे दिया जाए, देखिए हर मोहल्ला बहुत अच्छे से चमक जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं आवश्यकताएं वहाँ। तो उसमें लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जन की भागीदारी, है ना। तो लोकतंत्र की एक तरह से पाठशाला है क्या, हमारे जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय शासन है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, राजनीतिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। देखिए अगर आपको राजनीति में आना है तो यहाँ से एंट्री करिए, पहले मोहल्ले में अपनी राजनीति करना सीखिए। तो कहा जाता है कि भैया ये राजनीतिक शिक्षण है यहाँ से, और माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर गांव का कोई मुखिया जो प्रधान बनता है उसको ग्राम का मुखिया कहा जाता है। अब देखिए वो जो ग्राम का प्रधान बनेगा तो वो कितना टैक्टिक होता है, आप अगर जानते होंगे गांव में, तो सबसे मुझे लगता है सबसे खतरनाक चुनाव होते हैं प्रधानी वगैरह के ठीक है, तो ये राजनीतिक शिक्षण के सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन माने जाते हैं, है ना, इनका महत्व है। आगे बात करते हैं, शासकीय कार्यों में जन सहयोग के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भावना का मार्ग खुलता है। लोग जुड़ते हैं तो जुड़ने से क्या होगा, वो लोगों के लिए काम करना चाहेंगे, और लोगों के लिए काम करना चाहेंगे तो यही तो राष्ट्रभक्ति है। भाई अगर मैं हूँ और मैं लोगों के लिए काम नहीं करना चाहता, ठीक है, आप सिर्फ अपने लिए काम करना चाहता हूँ, तो आपके अंदर वो राष्ट्रभक्ति आ ही नहीं पाएगी। लेकिन मैं आपको क्या बना दूँ, मान लीजिए ग्राम का प्रधान या सभासद बना दिया जाए, तो आप अमूमन वो काम करने लगेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर राष्ट्रभक्ति आएगी। और जब वह प्रधान कई लोगों को अपने साथ जोड़ेगा तो उनके अंदर भी ये चीज़ विकास करेगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सीधी सी बात है, एक बहुत बड़ा मार्ग खुलता है किस चीज़ का, जन सहयोग का और राष्ट्रभक्ति का। अगली बात, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो हमने अभी डिस्कस किया। सीधी सी बात है, भारत में ट्रिपल सरकार है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। आगे बात करते हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्य के बोझ को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारा काम ये निपटाते हैं नीचे के स्तर पे। अगर सच में ये ना रहते तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा काम और नीचे लेवल पे आके करना पड़ता, तो कहीं ना कहीं उनके बोझ को कम तो करते हैं, विश्वास कीजिए बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आवश्यकता महत्व रहे, मैंने बहुत ही क्रिस्प बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कभी भी स्थानीय संस्था, निकाय या स्थानीय शासन का महत्व और उसकी आवश्यकता बताइए, तो यही पॉइंट बढ़िया से नोट डाउन करके चले आइएगा, बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं ना इनकी कार्य प्रणाली, है ना। देखिए अगर बात करें जो स्थानीय शासन है उनकी कार्य प्रणाली की, तो उसमें मैंने 5 पॉइंट निकाले हैं। ये 5 पॉइंट विश्वास करिए बहुत बेहतरीन है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्थानीय सरकारों में महिला राजनीति प्रतिनिधित्व से महिलाओं को आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट में दर्ज कराने की वृद्धि देखी जा सकती है। अगर देखो महिला को सशक्तिकरण मिलेगी तो उसके खिलाफ जो भी अपराध होंगे तो उसमें वो क्या करेगी, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगी। लेकिन महिला सशक्तिकरण नहीं है, महिला उतनी सशक्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो उसको झेल जाएगी। ठीक है, तो स्थानीय सरकार में जो महिला की राजनीतिक प्रतिनिधित्व है 33%, उससे ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें रिपोर्ट में दर्ज कराने में वृद्धि हुई है। तो ये कार्य प्रणाली बेहतर हुई है कि नहीं, बिल्कुल बेहतर हुई है। अगली बात करते हैं, पेयजल की व्यवस्था, गंदे जल का निकास कैसे होगा, सड़क की सफाई कैसे होगी, कूड़े का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, सार्वजनिक मार्गों पर प्रकाश
जो आप देखते हैं रोड लाइट वगैरह, इसकी व्यवस्था आदि कौन करता है? स्थानीय शासन, यही तो उसकी कार्यप्रणाली है ना? बिल्कुल है। चलिए आगे बात करते हैं। स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों की समझ से कुशल प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाना, यही इम्पोर्टेंस है किसका? स्थानीय शासन का। क्योंकि भैया आपकी जो समस्या, आपकी ज़रूरत है, जब तक वो बताओगे नहीं तब तक उसका कुशल प्रबंधन होगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी पड़ जाती है, ठीक है, या कोई फंक्शन पड़ जाता है, तो आप क्या करते हैं? स्थानीय शासन से जुड़ते हैं, उनको बता दें ऐसा ऐसा है, तो देखिए वो आके क्या करते हैं, साइड में सफाई वफाई जहाँ करना होता है वो करवाते हैं। तो ये हेल्प है ना, ये यही तो है जन भागीदारी, सीधी सी बात। आगे चौथा पॉइंट देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में वार्ड व्यवस्था है कि नहीं? बिल्कुल वार्ड व्यवस्था है ही। और वार्ड के तहत छोटे छोटे तोलिकाओं में बटे होते हैं, और वो क्या करते हैं? एक जिला या गांव के प्रशासन को चलाते हैं। आगे शासन की नीतियों का क्रियान्वयन। अब शासन कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसकी जो नीतियां हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं ये लोग। अब आप सोचिए, जो भी ये ग्रामीण आवास योजना भारत सरकार की है ना? तो उस आवास योजना में क्या है? जो पैसा आता है वो किसके माध्यम से आता है भाई? वो माध्यम है प्रधान। प्रधान जिसको अप्रूव करेगा उसके खाते में पैसे आएंगे, और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, है कि नहीं? तभी तो उसका घर बनेगा। और ये चिन्हित कौन करेगा? चिन्हित कौन करेगा? ग्राम प्रधान। तो कहीं ना कहीं शासन की नीतियों का क्रियान्वयन नहीं तो वो कर रहा है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? बिल्कुल लिखिएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं यार। उम्मीद है आप सेशन रेगुलर आएंगे। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, ठीक है? तो चलिए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लोग साथ जुड़िए, ठीक है? तभी मज़ा आएगा। और विश्वास कीजिए क्रिस्प नोट के साथ जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको तो अच्छे से कंप्लीट कर लो, करंट अफेयर जोड़ लो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर स्टडीज़।